नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खम्बा गणी, राम राम साहब, सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए रिटायर्ड मेजर जनरल राजीव नारायणन सर। और आज का जो मुद्दा है बहुत इंटरेस्टिंग है सर। कारगिल का वॉर चल रहा था, सर को बुलाया गया, ऊपर में गए, टैंक वैंक लेके सब लड़ाई हुई। नीचे आते हैं तो जो डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि इनको मतलब इनकी जमीन हिल गई। वहां से फिर एक प्रोसेस शुरू हुआ, एक जर्नी शुरू हुई, अ जर्नी फॉर समथिंग वेरी फैंटास्टिक एंड वेरी फैबुलस, और जिसकी वजह से हम आज राजीव सर से जुड़े हुए हैं। सर ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द ड्रैगन्स बाइट। उस बुक के नीचे एक इतना सुंदर स्टेटमेंट लिखा हुआ है। आई थिंक सर वुड इलैबोरेट ऑन दैट बेटर देन मी, दैट यू नो व्हाई ही हैज रिटन दैट लाइन। बट उससे पहले सर, अब वो डिफेंस मिनिस्टर कौन थे जिनके ऊपर आपको बड़ा गुस्सा है कि स्टेटमेंट क्यों दिया, मेरी लड़ाई तो बेकार हो गई, कारगिल में हम लड़ कर आ रहे, खून बहा कर आ रहे, ये आपने क्या किया सर? जी सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर टू बी बैक अगेन ऑन योर प्लेटफॉर्म। नहीं, टैंक लेके नहीं गए थे, टैंक छोड़ के यूनिट में कमांड के लिए जा रहा था। मेरी पेरेंट यूनिट पूना हॉर्स है और मैं दूसरी यूनिट 16th लाइट कैवलरी कमांड करने जा रहा था। वो पहले हम वैली में थे और फर्स्ट रेस्पॉन्डर हम थे, हमें भेजा गया था। द्रास सेक्टर में गए थे, पूरा फर्म बेस बनाना था। इन्फेंट्री के अटैक्स, तोलोलिंग, टाइगर हिल सब जानते हैं, शेरशाह पिक्चर भी बनी थी, बत्रा, कैप्टन बत्रा। तो तोलोलिंग, टाइगर हिल की लड़ाई के लिए फर्म बेस पूरा हमने बना के दिया था, पहाड़ों के ऊपर चढ़ के प्रॉपर इन्फेंट्री रोल में। और लड़ बगड़ के बीच में जब काफ़ी गर्मा गर्मी और हो रही थी, सक्सेस होना शुरू हो गया था, तो हमें बोला था आप नीचे जाओ, टैंकों को लेके तैयार रखो, हो सकता है आर पार की लड़ाई हो जाए। हम नीचे पहुंचे, टेक ओवर किया, सब कुछ हो गया, लड़ाई जीत गए। और जॉर्ज फर्नांडिस जी कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा मेन थ्रेट नहीं है, हमारा मेन थ्रेट है चाइना। और मेरी तो सिट्टी बिट्टी गुम हो गई कि भैया फौजी हूं मैं, आगे चल के चीन के साथ लड़ना पड़ेगा। वो हुक्म आ गया है कि भैया मेन थ्रेट वो है। पाकिस्तान फौज का कच्चा चिट्ठा पूरा पता है, लेकिन चीन के बारे में क्या था, नील बट्टे सन्नाटा। वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई, अगस्त 1999। फिर मैंने कहा नहीं, इफ आई हैव टू बी अ गुड सोल्जर, तो जो प्राइमरी थ्रेट है उसके बारे में मेरे को अच्छी तरह से सब कुछ पढ़ना चाहिए कि वो लड़ता कैसा है, क्या करता है, हम जब लड़ने जाएंगे तो क्या करेंगे। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। इंटरनेट तभी शुरू हुआ था और चीन के बारे में पूरा पढ़ना शुरू किया मैंने। तो ये किताब वही दर्शाता है। 3 पार्ट हैं किताब में, हर एक में 3 चैप्टर है। पहले हिस्से में और काफ़ी तक दूसरे पार्ट में तकरीबन ये किताब है ड्रैगन्स बाइट। 100 पेज में मैंने समझाया है विद रेफरेंस उनसे। ये अ ड्रैगन बर्न्स इट्स प्रे फर्स्ट एंड बाइट्स द रेमिनेंट्स। कहानी शुरू होती है एक्चुअली 1921-22। हाँ। 21 है जब चाइनीज पार्टी खड़ा हुआ था। हम्म। लेकिन आप अंदाजा लगा लीजिए, दोनों साइड ताइवान हम्म। स्ट्रेट पे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ताइवान में और जो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में हम्म। है, वो हम्म। एक शख्स को नमन करते हैं, वो है हम्म। डॉक्टर sun yat-sen। हम्म। उन्होंने 1922 में किताब लिखा था इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइना। हम्म। उसमें पूरा दिया है किस तरह से चाइना यूएस और वेस्ट से समझ के हम्म। उनसे आगे निकले और किस तरह से उनसे पैसा लेके चाइना का डेवलपमेंट करे। हम्म। माओ से तुमने गलती की, वो खुद हम्म। करना चाहता था, हम्म। वो ग्रेट लीप फॉरवर्ड, कल्चरल रेवोल्यूशन सब लेके आया, नहीं हम्म। हुआ। हम्म। टंग शाओपिंग ने रोक लगाया हम्म। और टंग शाओपिंग था जिसने स्ट्रैटेजी बनाया कि हम्म। जो विजन sun yat-sen ने दिया है हम्म। उसको किस तरह से एक्चुअलाइज करें कि भाई हम हम्म। ये उनके विजन को हम अचीव कर सकते हैं। हम्म। उन्होंने ये
पूरा का पूरा स्ट्रेटजी बनाया है, जिसके तहत था एक कि भाई वेस्ट से सीखना है, तो पूरा खोल दिया। कितने हजारों में स्टूडेंट्स गए थे वहां सीखने के लिए। हम ये बोलते हैं चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, ये किया ना जी, वेस्ट ने इन्वेस्ट किया है, पूरा उनको ट्रेन किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद की है, पैसे दिए हैं, एफडीआई पूरा इन्वेस्ट किया है। दे वांटेड टू क्रिएट चाइना बिगर देन रशिया, क्योंकि दोनों के अगर देखा जाए तो रशिया वाज आल्सो काउंटर बैलेंस करना था, काउंटर तो वो बैलेंस के बोला, चक्कर उसको यूज किया इन्होंने, में। पूरा यूज किया, सारे कंपनियां बनाई, ईस्ट कोस्ट को पूरा डेवलप किया। ईस्ट कोस्ट को डेवलप कैसे करते हैं वो सुन यात सेन ने पूरा किताब में 18 की कुछ मैप्स हैं जहां पे पूरा लिख के दिया है किस तरह से रोड अलाइनमेंट, हाई स्पीड रेल अलाइनमेंट, पावर ग्रिड, पोर्ट्स को कैसे बनाना, कौन से पोर्ट्स कैसे कैसे करना, उसने पूरे डिटेल में लिखा है। इट्स एन अमेजिंग बुक। ही मेड चाइना अ रिपब्लिक। जो चिंग डायनेस्टी था उसको ओवरथ्रो करके 1911 में ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट। और किताब में दिखाया किस तरह से राइवलरी वगैरह हो गई, उनको निकाल दिया था, फिर दोबारा आए थे, और तब तक जापान के साथ इनका प्रॉब्लम्स हो रहा था, तो किस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी और केएमटी को बोल रहे थे इकट्ठे रहिए, फिर ये गुजर गए जल्दी, और चियांग काई शेक केम टू पावर। नाउ इसमें क्या हुआ था, और दूसरी बात मैं लोगों को समझाना चाहता हूं, हम गलत करते हैं वेस्ट का फॉलो करके कि चाइना गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1949। हेलो, चाइना कभी कॉलोनी था ही नहीं, चाइना वॉज ऑलवेज इंडिपेंडेंट। वो पहले चिंग एम्पायर था, उसके बाद रिपब्लिकन बना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना गेन्ड कंट्रोल ऑफ मेनलैंड चाइना इन 1949। दैट इज नॉट इंडिपेंडेंस, आई एम सॉरी। हम गलत बोलते हैं, चाइना तो कॉलोनी था ही नहीं, एक्सेप्ट ईस्टर्न सी बोर्ड के ऊपर कई जगह पे वो 8 कंट्रीज ने डिवाइड करके पोर्ट्स वगैरह ले लिए थे उनसे जबरदस्ती, क्योंकि ये वीक थे। जापान भी आया था बाद में, और यही सेम कंट्रीज सारों ने मिलके हेल्प किया था उनको ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू डिफीट द चाइनीज। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस इज, दे वर नॉट इंडिपेंडेंट, सॉरी, कि भाई इंडिपेंडेंस उनको नहीं मिला था। कम्युनिस्ट पार्टी गेन्ड पावर इन 1949। That is the basic And thing we Mao need. Zedong had a big role, the one who says the Power comes from the barrel of the gun. barrel of the gun. 21 में जब खड़े हुए थे तो उसके बाद इनको लगा यार कि नेशनलिस्ट के पास तो एक आर्मी है, रिपब्लिकन आर्मी, तो उसके अगेंस्ट हम कैसे करेंगे। तो ये सोवियत यूनियन उनको मदद कर रहा था तब, तो इन्होंने पेजेंट्स वर्कर्स एंड मिलिशिया करके बनाया था, प्रेजेंट्स एंड वर्कर्स मिलिशिया। तो शुरू में ये सिटीज में ही करना चाहते थे, और सबवर्जन जो सोवियत यूनियन से सीखा था, तो नेशनलिस्ट जो रिपब्लिकन आर्मी था उसको सबवर्ट करना चाहते थे। लेकिन जब चियांग काई शेक पावर में आया तो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, जो शंघाई इंसिडेंट वो बोलते हैं, काफी लड़े थे, किताब में दिया है। तो इतने बुरी तरह पिटे थे, तो दैट इज व्हेन दे हैड द लॉन्ग मार्च टू द नॉर्थ, और काफी लोग मर गए उसमें। ये माओ Zedong is the one who took them there. That is how he became famous. और वहां बैठ के उन्होंने सोचा कि इस तरह से अगर हम लड़ेंगे तो हम तो पिट जाएंगे। How to subvert the people, the rural people, so that they become your eyes and ears. उन दिनों तो कोई इस तरह से सर्वेलेंस का मेथड नहीं था, ह्यूमन इंटेलिजेंस ही चाहिए था। तो टोटल सबवर्शन किया उन्होंने, आइडियोलॉजिकल सबवर्शन ऑफ द रूरल पीपल, द पेजेंट्स। देन दिस बिकेम अ रेड आर्मी, उनके साथ खड़ा किया, और जापानीज जब निकले तो इन्होंने रिपब्लिकन आर्मी के साथ सिविल वॉर हुआ। अब रिपब्लिकन आर्मी के साथ लोग थे नहीं, तो उस वक्त दैट इज व्हेन माओ त्से-तुंग रोट हिज रेड बुक and told his people how they have to treat the locals, कि भाई उनसे जबरदस्ती नहीं करना, पैसे देना, जो कुछ लेते हो, जो रिपब्लिकन आर्मी नहीं कर रहा था। दैट इज हाउ दे वन, एंड इट वाज अ प्रोट्रैक्टेड बैटल। और उसमें भी दिया है कि 3 फेज में लड़ाई लड़ेंगे, कि पहला फेज ऑफेंसिव होगा, गोरिल्ला वॉरफेयर वगैरह करेंगे ताकि स्टेलमेट आ जाए, और फिर हम ऑफेंसिव में जाएंगे, और उसी तरह से वो लड़के जीते। तो
उस वक्त उन्होंने ये लिया कि टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक फेज का स्ट्रैटेजी था कि टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैन इज इंपॉर्टेंट। हम बहुत सारे लोग को ले आएंगे, आइडियोलॉजिकली वो हमारे साथ होंगे तो वो लड़ने आ जाएंगे। तो उसी तरह से पूरा तिब्बत और सिंकियांग जीत गए, स्वैम्प कर दिया, क्योंकि उनके फौज बहुत छोटे थे। कोरियन वॉर में भी इसी तरह से लड़े थे, स्टेलमेट अचीव कर गए थे, यालू रिवर तक पहुंच गए थे यूएन के फोर्सेस। तो ये पूरे चाइनीज आए और उनको बैक टू 38 पैरेलल तक ले आए थे, और 62 वॉर इसी तरह से लड़े थे। लेकिन अब किस तरह से लोग लड़ते हैं वो चेंज होता रहता है। तो 79 में जब ये वियतनाम के अंदर इसी तरह गए थे, वियतनाम भी इसी तरह से लड़ता था। वो भी अभी रिसेंटली 75 में यूएसए को हरा के आया था। बहुत बुरी तरह पिटे थे चाइनीज थे वियतनामीज से। उसके बाद टंग शाओपिंग ने अपना पूरा सोच दोबारा शुरू किया sun Yat-sen से, खोला पूरा ताकि इकोनॉमी बढ़े, स्ट्रैटेजी बदली अपनी, किस तरह से लड़ेंगे, क्योंकि यूएस के साथ समझौता हो गया था। सोवियत यूनियन ऑलरेडी अफगानिस्तान में फंसा हुआ था। तो उसको क्लियर था कि कोई सुपर पावर से हमको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि आज के दिन में वो चेंज हो गया है, वो बाद में बताता हूं मैं। तो उस वक्त उसने निकाला था कि हमें लोकल लड़ाइयां लड़नी है। कहाँ? मैरीटाइम और हाई ऑल्टीट्यूड, जहां पॉपुलेशन कम है। कौन सा जगह है? हमारा LAC हाई ऑल्टीट्यूड में है पूरा LAC, और LAC के पास पॉपुलेशन बहुत कम है, कहीं भी चले जाइए। तो अगर कोई कहता है कि इंडिया उसके दिमाग में नहीं था, माफ करना, 1980 से ही टंग शाओपिंग ने ही डाल रखा था कि ये ही लड़ाई होगी, जिसके बेसिस पे उन्होंने बनाया था वॉर जोन कैंपेन। अच्छा। कि वॉर जोन कैंपेन, उसका मैंने किताब में पूरा समझाया है, डायग्राम के साथ भी समझाया है क्या है ये लड़ाई, किस तरह की लड़ाई है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैंने पहले बताया था कि अपना नेशनल पावर, वेस्ट केवल 3 वर्टिकल लेता है, डिफेंस, डिप्लोमेसी और इकोनॉमी। उसके तहत बोलता है नेशन का नेशनल पावर क्या है, कि ताकत क्या है आप, जो हम भूल गए हैं। हमारे चाणक्य नीति में भी दिया हुआ है, जब वो 7 एलिमेंट्स ऑफ पावर वगैरह बात करते हैं अर्थशास्त्र में। चाइना ने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्टिकल लाया है, ह्यूमन वर्टिकल। अब चाहे डिफेंस हो, चाहे डिप्लोमेसी हो, चाहे इकोनॉमी हो, या ह्यूमन रिसोर्स के बगैर कोई तीनों में आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, both all the three are run by human only, no? That is the most important. तो वो अगर उसका ये सोच था कि अगर मैं ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन वर्टिकल जो है वहां पे सबवर्शन ले आऊं, उनको आपस में लड़वा दूं, अंदर से देश खोखला हो जाएगा, ताकत नहीं रहेगा। हाँ, इसको इस तरीके से बोल सकते हैं भाई, डिप्लोमेसी हो गया, चाहे डिफेंस हो गया, चाहे चाहे जो भी हो गया, दे आर ऑल फॉर्म बाय ह्यूमंस ओनली। सो द बेसिक, द ग्राउंड, द बेसिक एलिमेंट। ये चाणक्य नीति में भी कहा गया है, और कूट युद्ध में वो कहते हैं तुष्णिम युद्ध, साइलेंट वॉरफेयर। इनका पीएलए पे स्टार्टिंग से था भी नहीं। इट टुक सम टाइम फॉर पीएलए टू कम, देन बीच में माओ जेडंग केम, एंड देन नाउ शी जिनपिंग। और शी जिनपिंग, आप मेरे से ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कि शी जिनपिंग अपने जीवन काल में कुछ एक एजेंडाज लेकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से he has made plenty of mistakes. जी सर। हमें भूलना नहीं चाहिए कि शी जिनपिंग के फादर और माओ जेतुंग साथ लड़े थे सिविल वॉर में, अच्छे दोस्त थे। लेकिन माओ जेतुंग फेल्ट थ्रेटेंड बाय देम, तो उनको पर्ज करके निकाल दिया था।
पर्ज करके निकाल दिया था उनको। शी जिनपिंग was also purged and he went with his father. His mother, to protect his sisters, left his father. बच्चे के मन में क्या साइकोलॉजी क्या होता है, हम तो समझ लेते हैं कि माँ अपने बहन बेटियों को बचाने के लिए निकल गई हैं, नहीं तो बेटियों के क्या दुर्दशा होती अगर पर्ज में निकल जाते तो सेपरेट हो गई। यंग किड जिसके पास सब कुछ था, सडनली कुछ नहीं है, खेत में जाके काम करना है, गालियां पड़ती थी, ताने मारते थे लोग, उसके मेंटल स्टेटस किस तरह से होगा। तो अब वो आके दिखाना चाहता है कि मैं माओ से तुम से बेहतर हूं, इसीलिए हर लेवल पे हर स्टेप पे वो चाहता है दिखाने के लिए कि मेरे टाइम में सब हो जाए, ताकि मैं दिखा दूं माओ से तुम फेल हो गया था, उसका ग्रेट लीप फॉरवर्ड वाज अ टोटल फेलियर, कल्चरल रेवोल्यूशन वाज अ टोटल फेलियर, तो मैं करना चाहता हूं। तो उसने टंग शाओपिंग ने जो बोला था उसको कचरे दाने में डाल दिया और अपना लेके आया, स्ट्राइव टू अचीव समथिंग, फेनफा वायु, स्ट्राइव टू अचीव समथिंग, हाइड योर बाइड योर टाइम एंड हाइड योर क्लॉज को छोड़ दिया उसने कि बोलो नहीं, हम स्ट्राइव करेंगे, लोगों को दिखाएंगे कि हम कुछ कर सकते हैं और हम लीडरशिप लेंगे। तैयार नहीं है। अब आज उसको इंटरनल स्ट्राइव 2000 तकरीबन 18 तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद समझ में आ गया लोगों को कि इसके पास कुछ नहीं है, हवा है। जैसे इमेजिन नैन्सी पेलोसी जब आ रही थी ताइवान पिछले साल, इसने तो शोर शराबा बोल दिया था, इसने खुद बोल दिया था कि हम तो मिसाइल से प्लेन उड़ा देंगे। हुआ क्या? कुछ नहीं। ओ सोशल मीडिया में लोग ने इतने ताने दिए इसको, मजाक और बन गया। अभी अभी आप देख लो जीरो कोविड पॉलिसी के अगेंस्ट कितना सिविल स्ट्राइफ हो गया था लास्ट ईयर जस्ट बिफोर देयर कांग्रेस, अगस्त सितंबर अक्टूबर में। हाल यानी ही हैड टू टेक इट बैक क्वाइटली सेइंग कि नहीं नहीं सक्सेस हो गया। कौन सा सक्सेस हुआ? एंड अल्टीमेटली पीपल स्टार्टेड डूइंग व्हाट दे सेड, वी डोंट वांट शी जिनपिंग। पहली बार किसी लीडर के अगेंस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर के अगेंस्ट इस तरह से स्ट्राइक्स हुए हैं बाय नेम। दे नेम्ड हिम एंड सेड वी डोंट ट्रस्ट हिम। उसके टाइम पे वो ब्रिज के ऊपर भी लग गया था बैनर बीजिंग में। राइट राइट, आई रिमेम्बर, आई कवर्ड इट विद आदि अचिंत। अभी आप देख लो कि जब इतना सारा सिक्योरिटी था तो ब्रिज पे बैनर कैसे लगा? बैनर लगाने में टाइम लगता है, तो उसको डर है कि मेरे अंदर के लोग भी उसको सपोर्ट कर रहे होंगे, जब तो वो बैनर लगा पाया। और छोटा नहीं था, इतना लंबा, फ्लाईओवर के ऊपर साइड वॉल पे लगाया था उसने। तो इसीलिए अभी आप देखो जब 20th पार्टी कांग्रेस की उसकी स्पीच हुई थी, इकोनॉमी को तो छुआ ही नहीं उसने। सारा इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, बाहर से थ्रेट आएगा, ब्लैक स्वॉन इवेंट, ग्रीन राइनो इवेंट, ये वो वही बात कर रहा था। इकोनॉमी कहाँ बात की उसने? क्योंकि उसको पता है इकोनॉमी तो खत्म है, ठप है, बिल्कुल ठप है। लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और जो जा नहीं सकते वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं थाईलैंड, सिंगापुर वगैरह, क्योंकि नज़र इनकी यूएस और वेस्ट पे है, ऑस्ट्रेलिया पे है कि लोग यहाँ नहीं जाएं, तो थाईलैंड और सिंगापुर भेज रहे हैं पढ़ाई के बहाने। पैसे तो पहले ही उन्होंने वहां डाल रखे हैं बाहर बैंकों में कि वो लेके तुम जाओ जहां जाना। तो इट इज एन इंटरनल स्ट्राइफ दैट ही फेसेस। तो And sir, what इस was the तरह story? का How PLA एक came ऐड to? करूंगा मैं, सॉरी टू इंटरप्ट, कि भाई इस तरह से जब मेगलोमेनियक से पाला पड़ता है, कब क्या करेगा आपको समझ नहीं आएगा। ही विल नॉट रिएक्ट रैशनली। तो इसीलिए हमारा जो गार्ड है अब से लेकर एटलीस्ट टिल 2027 डाउन नहीं करना है, क्योंकि 2027 में उसका सेकंड फोर्थ टर्म के लिए आएगा। और अगले साल तो बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि हमारा इलेक्शन हो रहा है, ताइवान में इलेक्शन हो रहा है, यूएस में इलेक्शन हो रहा है। तो अब से लेके 2027 तक गार्ड डाउन नहीं करना। Right.
और जो अच्छा भी सर, हम चेंजेस कर रहे हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर में, इस तरह से करना है कि ज़्यादा कमांड एंड कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग में उथल पुथल नहीं होना चाहिए। जो हम कहते हैं फ्लक्स, फ्लक्स नहीं होना चाहिए, उथल पुथल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये क्रिटिकल पीरियड है, उथल पुथल हो गया तो डिसीजन कौन देगा? अब 3 वॉरफेयर स्ट्रैटेजी जो हम बोलते हैं, शी जिनपिंग ने कहा है ना जी, 3 वॉरफेयर स्ट्रैटेजी को क्लियरली इनंसिएट किया था हु जिनटाओ 2002 में। ये तो अब क्योंकि शी जिनपिंग एग्रेसिव हो गया है तो आप खोल के देख रहे हो कि किसने क्या बोला, क्या बोला। शी जिनपिंग ने थोड़ी बोला था, हु जिनटाओ ने बोला था, वो उसको अमल करने लगा। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि इनकी लड़ाई में, इनकी जब 85-86 में जब ये पूरा स्ट्रैटेजी कर रहे थे तो टंग शाओपिंग ने कहा था 100 साल लगेंगे, ने 2085। लेकिन जो 5th जनरेशन है शी जिनपिंग, 5th जनरेशन मतलब 1950s में जो बॉर्न हुआ है, 6th जनरेशन 60s में बॉर्न हुआ है। तो 5th जनरेशन वाला अपने सेकेंड टर्म में, मतलब पिछले टर्म में स्टडी करके देखना है कि हाँ, क्या हम उस लाइन पे सही चल रहे हैं या स्लिपेज है, डिले होगा या जल्दी आएंगे। ये सब उसने कुछ नहीं किया। 2012 से एग्रेसिव हो गया पूरा। आप इंडिया के अगेंस्ट भी देख लो कितना एग्रेसिव हो गया 2012 से। कितने सारे इंसिडेंट्स हो गए, दबसांग में इंसिडेंट हुआ, ऊपर रेती नाला के पास हुआ, नीचे हुआ, आपका डेमचौक के पास हुआ, फिर आपका डोकाला में हुआ, अब गलवान में हुआ। ये 2012 से शुरू कर दिया इसने कि भाई हम ताकतवर हो गए हैं। हालांकि चाइना ताकतवर नहीं है, किसी भी मैट्रिक्स में देख लो, आपका 2012 से उसका डिक्लाइन शुरू हो गया है और कोविड के बाद तो बिल्कुल नीचे हो गया। ठीक है, तो अब उसमें मैंने समझाया किस तरह से इन्होंने चेंज किया है। जो मेन है इनका अंदर से खोखला करने के लिए, वो डिपार्टमेंट है यूनाइटेड फ्रंट वर्क्स डिपार्टमेंट। ये बहुत अहम है, जो कम्युनिस्ट पार्टी के नीचे है। पीएलए ने इस रीस्ट्रक्चरिंग जो 2015 दिसंबर से शुरू किया था, उसमें पहले 3 डिपार्टमेंट्स के बीच में स्प्रेड था, अलग अलग सेक्शन में, जनरल स्टाफ डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट और आर्मामेंट्स डिपार्टमेंट। अब उन सब को इकट्ठा करके निकाल के वहां से इसने एक नया सर्विस शुरू किया है, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर, ये सारा कुछ इसके नीचे है। तो ये और यूनाइटेड फ्रंट वर्क्स डिपार्टमेंट है, ये दो हैं जो लीड कर रहे हैं कि टारगेट देशों में अंदर से कैसे खोखला करना। एक छोटा उदाहरण देता हूं, लोग इसको गौर करें। ट्रंप जीत के आया था, बट ट्रंप जो पॉपुलर वोट था वो हारा था। लेकिन जो इनका स्टेट्स के इक्विवेलेंट वोट्स होते हैं, उससे जीत के ये आया था। पॉपुलर वोट हिलरी क्लिंटन को मिला था, इसको नहीं मिला था। ओके, अब उस वक्त देखो कितना, उस वक्त का जो फिशर शुरू हुआ है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन्स के बीच में, सोसाइटी के अंदर आप देख लो फिशर कितना डीप हो गया। यही चीज हुआ था जब बुश जीता था। उस वक्त तो ये इस तरह से नहीं हुआ, एल गोर हार गया था, बुश जीत गया था। उस वक्त तो इस तरह से डिसरप्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब क्या अंतर हो गया? तब क्या था और अब क्या था, उसमें अंतर क्या हुआ? इन्होंने तो पुलिस स्टेशन खोल रखे हैं वेस्ट में। चाइना ने पुलिस स्टेशन खोल रखे हैं अपने डायस्पोरा के ऊपर दबाव डालने के लिए। सो इधर पे ये समझाया मैंने कि स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स का एक्चुअल रोल क्या है। पीस टाइम में सबसे ज्यादा नजर हमारी इनके ऊपर, इन दोनों डिपार्टमेंट्स पे होनी चाहिए, यूनाइटेड फ्रंट वर्क्स डिपार्टमेंट और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स। क्योंकि अब ये आधा फ्रंट नहीं है, ये एक पूरा फ्रंट है, इंटरनल फ्रंट जो हमारा है। हम कहते हैं हमारे पास चीन के तरफ से एक फ्रंट है और पाकिस्तान की तरफ से दूसरा फ्रंट है।
और इंटरनल फ्रंट अभी तक हम टेररिज्म को ले रहे थे ना जी, हर डोमेन में आपको थ्रेट आ रहा है। तो एक ये पूरा फ्रंट है, 3 फ्रंट वॉर आप फेस करोगे। अभी तो चलो खैर पाकिस्तान में उतनी काबिलियत बची नहीं है, और मेरा ये समझ है कि वेस्ट उसको इस तरह से जाने नहीं देगा, क्योंकि वेस्ट के पास भी कोई ना कोई होना चाहिए ना राइजिंग इंडिया को उंगल करने के लिए। तो इसका लेके फिर मैंने एक आखिरी फेज में आता है कि पार्ट में कि चाइना का ट्रेजेक्ट्री क्या है, किस दिशा में जाएगा वो। और उसमें पहले समझाया है मैंने कि कॉन्स्क्रिप्ट किस तरह से आप लड़ नहीं सकते, क्योंकि 40% आपके कॉन्स्क्रिप्ट है, और हर सितंबर में पहले आते थे कॉन्स्क्रिप्शन। तो सितंबर से दिसंबर बेसिक ट्रेनिंग, दिसंबर से मार्च तक यूनिट ट्रेनिंग। तो मार्च से सितंबर तक आपकी फौज फुल स्ट्रेंथ होती थी। अब इसने बाई एनुअल कर दिया, साल में 2 दफा करता है, तो आपकी फौज कभी फुल स्ट्रेंथ होगी नहीं। तो वही समझ लेना चाहिए कि यार इस तरह से क्यों कर रहा है। ये पूरा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल लिया है, फ्यूचर वॉरफेयर विल बी डेलीगेटेड कंट्रोल, तो पूरा सेंट्रल कंट्रोल। तो उस तरह से सोचते हुए जब आते हो तो आपको समझ आ जाता है कि हाथी के दांत दिखाने की ओर, खाने की ओर। तो ये पहले आपको जलाएगा अंदर से। तो इससे बचने के लिए इंडिया के लिए मैंने थोड़े रिकमेंडेशंस दिए हैं कि बिल्कुल ऊपर डिसीजन मेकिंग बॉडी से नीचे तक, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम नीति आयोग, एनएसए, एनएससीएस, फिर उधर से किस तरह से फौज के इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर्स होने चाहिए जॉइंटमैनशिप के लिए, वो बताया है। सिमिलरली बाकी मैंने वेस्ट और वगैरह का उस इलाके का जोर नहीं दिया है। जो रिकमेंडेशंस दिए हैं यूएस और रेस्ट के लिए, इंडो पैसिफिक के लिए दिए कि इंडो पैसिफिक में हमने क्या करना। अगर इंडो पैसिफिक देखते हैं हम और एशिया देखते हैं तो इतने सारे अलग अलग एग्रीमेंट, ट्रीटी, सब तरफ से, कोई बाइलैटरल, ट्राइलैटरल, क्वाड्रिलैटरल, पता नहीं कितने हो गए हैं, सब कर रहे हैं। तो उसमें मैंने एक ही रिकमेंडेशन दिया है कि एक इंडो पैसिफिक फोरम या कमीशन हेडक्वार्टर रख लो, सारे ट्रीटीज जो है उनको रहने दो, इसके नीचे आ जाएगा, ताकि आप इनको अच्छी तरह से मेश कर लो, कोई डुप्लीकेशन ना हो, अननेसेसरी स्पेंडिंग ना हो, यू विल गेट बेटर बैंग फॉर बक, एंड देन चाइना को आप इजीली बैलेंस कर पाओगे। तो किताब में ये समझाया है मैंने कि पहले समझाया है कि उनकी स्ट्रैटेजी कैसे चेंज हुई थी, क्या क्या किया था, ओवरऑल क्या था, किस तरह से। जैसे एक जो मैंने बताना भूल गया था, इनका था पहले होता था एक्टिव डिफेंस। एक्टिव डिफेंस मतलब मैं डिफेंस पे हूं, लेकिन अगर मुझे लगता है कि मेरा कोई इंटरेस्ट या कहीं पे कोई थ्रेट हो रहा है तो मैं एक प्रिएम्प्टिव, आपको प्रिएम्प्ट करके मैं लड़ाई लड़ लूंगा। पहले आपसे पहले मैं लड़ाई खोल दूंगा, क्योंकि मेरे को डर है आप कुछ करने वाले। लेकिन अब हो गया है एक्टिव फॉरवर्ड डिफेंस या एक्टिव फॉरवर्ड एज डिफेंस। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगली लड़ाई चीन चाहता है कि उसकी लैंड, मैरीटाइम और एरोस्पेस बॉर्डर से दूर लड़ा जाए, उसके बॉर्डर्स पे नहीं लड़ा जाए। तो अब आप देख लीजिए जो आर्टिफिशियल आइलैंड साउथ चाइना सी में डाला है, ताकि वहां पे पहले लड़ो आप, ईस्टर्न सीबोर्ड में बाद में आओ। जो ये बेसिस बना रहा है जिबूती में, ग्वादर में, हम्बनटोटा में, क्योक्पू में, म्यांमार के, इसको ये बोलता है मिलिट्री बेस, नहीं बोलता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये कॉलोनियल हैंगओवर आता है, तो उसने नाम चेंज कर दिया है, ओवरसीज स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोलता है। लेकिन टास्किंग वही है जो एक मिलिट्री बेस का होगा, टास्किंग वही है। तो इस तरह से वो कोशिश, यानी इसीलिए मैंने कहा है कि नियर टू मीडियम टर्म में तो काबिलियत नहीं है, लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे आ जाएगी काबिलियत। जैसे ये जो चेंज किया है, इसके पहले इसको मॉडर्नाइज करना था, तो इसने फॉर्मेशंस को चुन के उनको नए हथियार दिए थे, सबको नहीं दिया था। तो उनको रैपिड रिएक्शन फॉर्मेशन बोलता था। तो 90s एंड 2000 के मिड तक
ये चलता था, रैपिड रिएक्शन फॉर्मेशन, और उनके ग्रुप आर्मीज जो कोर थे उनको टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी बोलता था। टाइप ए को सबसे पहले मिलेगा, टाइप बी को बाद में मिलेगा, टाइप सी को तो लास्ट चॉइस था। उसी में से 14 डिवीजन निकाल के उसने प्रोविजनल आर्म्ड पुलिस में दे दिए थे। अब जब काबिलियत बढ़ गई तो अब सबको दे रहा है। तो उसी तरह से अभी बनाया है, तो हमें ये बैठ के नहीं सोचना चाहिए कि अभी काबिलियत नहीं है तो बाद में नहीं होगा। ना जी, बाद में भी काबिलियत आ जाएगी। तो ये टिपिकल केस है जो हमें कहानियों में पढ़ाया जाता था, कैमल एंड द अरब, कि वो टेंट के अंदर पहले नोस डालता है, फिर सर डालता है, और उसके बाद पूरा टेंट पे कब्जा कर लेता है। चाइना इज लाइक दैट। सर अभी हम जो देख रहे हैं, शी जिनपिंग कर रहा है। अब हम सोचते हैं अरे रे शी जिनपिंग ने ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं, इसकी सेटिंग पूरी टंग शाओपिंग, जियांग जेमिन और हु जिनटाओ ने बना के दिया था, तो ही शी जिनपिंग कर पा रहा है जो कर रहा है। लेकिन केवल ये प्रश्न चिन्ह है बहुत बड़ा कि क्या वो जल्दबाजी कर गया है। मेरे अंदाजे से हाँ, जल्दी कर गया है, क्योंकि वो अपने टाइम में करना चाहता है। अगर ये जल्दबाजी नहीं करता तो अभी उसको ये दिक्कत नहीं आती, और जब ताकतवर हो जाता तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता। लेकिन कहते ना, ऊपर वाला होता है, कोई ना कोई लोग गलती कर देते हैं। इसने बहुत बड़ी चूक कर दी। और आखिरी चैप्टर में समझाया है मैंने, जो 3 पार्ट बोला है, हर एक पार्ट में 3-3 चैप्टर में समझाया, ताकि सिंपल इंग्लिश में रखा है कि आम आदमी अगर पढ़े तो उसे समझ आ जाए। कोई हाई फ्लोन टर्म नहीं यूज किया है, कोई चाइनीज के जो हाई फ्लोन टर्म्स, पोएटिक टर्म्स है, यूज नहीं किया है। अगर है तो उसको सिंपल लैंग्वेज में समझाया है मैंने। अंग्रेजी भी आई हैव नॉट ट्राइड टू बी अ शशि थरूर कि आप डिक्शनरी खोलना शुरू कर लीजिए। शशि थरूर के तो सर ऐसे हुआ है, मैं पूछिए मत। हम अमूमन बोल देते हैं चाइनीज आर्मी, जी नहीं, पीएलए चाइना का आर्मी आर्म्ड फोर्स नहीं है। हमें ख्याल रखना चाहिए, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का मिलिट्री विंग है। ये ओथ जो भी लेते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ओथ लेते हैं, और इनका पहला टास्क है टू एंश्योर कंटिन्यूड रूल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ऑन चाइना। ये हम वेस्ट का फॉलो करके चाइनीज आर्मी, चाइनीज नेवी बोलते हैं, ये चाइना से कोई लेना देना नहीं है इनका। तो सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, ड्रैगन्स बाइट, हम चीन को ड्रैगन बोलते हैं, और ड्रैगन क्या करता है, अपने प्रे को जला देता है, काटता नहीं है। अगर बच गया, जो कुछ भी बचा है उसको काट के खाता है, लेकिन पहले जलाता है। उसी तरह ब्रॉडली इस किताब में क्लियर आ रहा है कि इन्होंने अपना ये स्ट्रैटेजी कि भाई अपने टारगेट को अंदर से खोखला कैसे करें लड़ने से पहले, ये पहले अपने अंदर, चाइना के अंदर इन्होंने इसको समझा, सीखा, किया। अब ये बाहर देशों में कर रहे हैं। अर्थशास्त्र जो है अपना, उसमें 2 तरह के युद्ध बताते हैं। प्रत्यक्ष युद्ध जो सामने है, नॉर्मल कन्वेंशन, जैसे अभी यूक्रेन में चल रहा है, वो प्रत्यक्ष है। दूसरा है कूट युद्ध, जो चुपचाप से आप करते हो। उसके अंदर एक एलिमेंट है जिसको उन्होंने नाम दिया था तुष्णिम युद्ध। तुष्णिम युद्ध साइलेंट वॉरफेयर, मतलब पीस टाइम में भी आप किस तरह से आपके टारगेट देश को अंदर से खोखला कर दो ताकि वो ताकतवर ना। अगर आपस में फूट हो गया, आपके ट्रेड यूनियंस की स्ट्राइक हो गई, रेलवे यूनियन की स्ट्राइक हो गई, इधर ये हो गया, आए दिन ये होते रहेगा, तो कौन आएगा इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास? अब आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए आएगा तो आपकी इकोनॉमी कहाँ, क्या रहेगी? तो आप डिप्लोमेसी क्या करोगे? आप कितना लड़ पाओगे? तो ये उसने नीति शुरू की थी, चुपचाप से कर रहा था। गलती ये हुई कि चैंग जेमिन के टाइम में उन्होंने वो किताब निकाल दी, अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर।
वहां से चीजों लोगों को समझ में आने लग गई। समझ में आया। लेकिन साथ साथ एक और किताब निकला था, एंगदाल ने लिखा था, फुल स्पेक्ट्रम डोमिनेंस, जो यूएस और वेस्ट चला रहा है। ये उसी का कॉपी है, जहां पे मिलिट्री, ट्रांस मिलिट्री, मतलब ड्यूअल होता है, पीस में भी, सिविलियन यूज में भी है, मिलिट्री यूज में भी है, उसको ट्रांस मिलिट्री बोलता है, नॉन मिलिट्री। ऐसे 3 वर्टिकल्स में उसको डिवाइड करके मैंने समझाया है एक चार्ट बना के, कि कौन सी लड़ाई वो इसके तहत लड़ना चाहता है, वो सारा उस किताब में मैंने लिख के दिया है। जैसे मैं कह रहा था, सुनजू का एक स्टेटमेंट है, और यही चीज हमारे चाणक्य नीति में भी बता रखा है, कि द एक्मे ऑफ जनरलशिप, कि वो जनरल वो सही है जो लड़े बगैर जीत लेता, कि लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर लड़ने की जरूरत पड़ी तो जीत पहले निश्चित करता है और फिर लड़ता है। ये जो सेकंड पार्ट था, इसको हमने इल्म में लाया था 71 की लड़ाई में, जब बांग्लादेश बना था। वहां पे हालांकि जल्दी जाने के लिए कह रही थी इंदिरा गांधी जी, फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने उनको रोका था, बोला पूरी तैयारी करके जाएंगे, जीत जाएंगे। तैयारी क्या की? फौज की तैयारी की, डिप्लोमेसी की तैयारी की, वहां पे अंदर लड़ने के लिए मुक्ति वाहिनी खड़ा किया था। अब मुक्ति वाहिनी से पूरा शहरों को छोड़ के बाकी पूरे जगह पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। फिर जब अंदर गए तो 14 दिन के अंदर आपने एक नया देश खड़ा कर दिया। और याद रखें, ये एक ऐसा देश आपने खड़ा किया है, खड़े होते ही दुनिया के सारे देशों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ये आपकी डिप्लोमेसी की भी जीत है। इसको बोलते हैं, इसी तरह से बोलते हैं लड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सर की बुक ऑर्डर करना मत भूलिए, इट्स अ हॉट सेलर। जल्दी, एक बार सोल्ड आउट हो गई थी सर, दोबारा रिप्लेस हुई है पूरे के पूरे स्टॉक्स। इज ऑल्सो ऑन किंडल, द ड्रैगन्स बाइट, एंड एज आई थिंक सर डिस्क्राइब, बहुत ही इजी रीड है, एकदम बटरी है, स्मूथ सिंपल इंग्लिश, एंड यू विल बी एबल 200 टू पेज है, केवल 200 पेज है सर। आप 200 पेज में पूरी चाइना को आपने निचोड़ के रख दी। वाओ, इट इज सो। एसेंस जो समझना चाहिए वो दिया है, बाकी जो क्लटर है उसको मैंने हटा दिया है, कि भाई जो आम आदमी पढ़ के समझ ले। जैसे मैंने समझा रहा था, 100 पेज में मैंने समझाया उनकी सोच क्या है, खड़े कैसे हुए थे, सोच क्या है। उसके बाद तकरीबन अब 50-60 पेज में जो चेंजेस किए हैं अभी शी जिनपिंग ने, क्या क्या किए हैं, उनमें खामियां क्या क्या हैं, वो सारा कुछ दे दिया। और अगले जो बचे हुए 40 पेज हैं, उसमें एक छोटा सा ग्लिम्स दिया है कि भाई आगे चल के पीएलए किस तरह जा सकता है। मैक्सिमम उसमें लिखा है हमारे इंडिया के बारे में, हमने क्या करना है इस मल्टी डोमेन थ्रेट को ओवरकम करने के लिए, हमने क्या करना है। और लास्ट में छोटा सा दिया है जो मैं कह रहा था, इंडो पैसिफिक कमीशन क्या है क्या नहीं है, यूएस और वेस्ट ने किस तरह से इंडो पैसिफिक में करना है। दोबारा कह रहा हूं, मुझे यूरोप से कोई मतलब नहीं है, लड़ते हैं, मरते हैं, खत्म होते हैं, होने दो। मेरा कंसंट्रेशन है इंडो पैसिफिक रीजन। अगर यहां हम स्टेबल हो जाए, वो जहां जाना है उनको जाने दो, वो उनकी लुकआउट है, और यूएस और वेस्ट आपस में देख लेंगे क्या करना। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, डोंट फॉरगेट टू बाय दिस बुक। 200 पेज में तो चलते फिरते यूं पढ़ लेती हूँ, एंड एक्चुअली या गो एंड गेट अ हैंड ऑफ दिस बुक, बिकॉज यू नीड टू नो योर एनिमी, जिसको हम बोलते हैं ना, नो योर क्लाइंट्स बोलते हैं बैंक वाले, बट मैं बोल रही हूँ I नो would योर। add, it is more like a textbook, a simple textbook, easy read textbook with diagrams and figures. With diagrams and figures. So go ahead, get the book. And इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. Thank you so much, sir, for Thank joining. you. जय भारत।